जांच और विचारण का स्थान बताया जा रहा था। इसमें आपका 182 बताया गया, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। इसमें आपका एक तो सेक्शन पूछ लेता है प्री में, और मेंस में समस्यात्मक प्रश्न भी बनते हैं। और आपका 182 का क्लास 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से कि आपका प्री में भी बना था और समस्यात्मक प्रश्न बन सकता है। इसके बाद 183 से क्वेश्चन बना है, यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। यानी कि 183 से भी आपका क्वेश्चन बना है, यात्रा के दौरान या जल यात्रा के दौरान। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। यात्रा या जल यात्रा के दौरान अगर अपराध किया जाता है तो पहले तो सेक्शन याद कर लीजिएगा, किस सेक्शन में ये मामला आएगा। तो ये मामला आएगा 183 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पहले कंसेप्ट बनाइए तब डायरेक्ट आपका बताया जाए। इसमें आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है, मेंस में भी बना है, और एक दो उदाहरण भी आपका बताया जाएगा। देखिए, अगर यात्रा के दौरान अपराध किया गया है तो किस स्थान के न्यायालय को उस अपराध की जांच एवं विचारण की अधिकारिता होगी, इसका निर्धारण सीआरपीसी की धारा 183 से किया जाएगा। नियम दिमाग में बैठा लेना है। जहां से यात्रा प्रारंभ की गई, जिन जिन क्षेत्रों से यात्रा गुजरी और जहां यात्रा समाप्त हुई। फिर एक बार देखिए, जहां से यात्रा प्रारंभ की गई, जिन जिन क्षेत्रों से यात्रा गुजरी और जहां यात्रा समाप्त की गई, इन सभी न्यायालयों को ऐसे अपराधों की जांच और विचारण की अधिकारिता होगी। जल यात्रा अगर पूछता है तब भी यही नियम लागू होगा। जल यात्रा के दौरान तो जहां से जल यात्रा प्रारंभ की गई, जिन जिन क्षेत्रों से जल यात्रा होकर गुजरी और जहां जल यात्रा समाप्त हुई, इन सभी न्यायालयों को इंक्वायरी और ट्रायल का हक होगा, यानी कि अधिकारिता होगी। अब आपका कभी काल समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला समस्या बनाया जाए। एक व्यक्ति मान के चलिए कि छपरा से ट्रेन पकड़ता है और उसे आपका बक्सर जाना है। तो छपरा से पटना पहुंचा, पटना से बक्सर पहुंचा, बक्सर उतरा, इसी बीच उसके प्रति कोई अपराध कर दिया गया है, तो छपरा जिले के भी न्यायालय को अधिकारिता होगी, पटना के भी और बक्सर के भी। यानी कि छपरा से लेकर बक्सर तक जितने जिले पड़ेंगे और दोनों जिलों को मिलाते हुए जितने जिले पड़ेंगे बीच में, सभी जिलों के न्यायालयों को इस मामले में इंक्वायरी और ट्रायल का जुरिडिक्शन होगा। आपका कभी काल आपका एक और समस्या बनानी है, वहीं इंटरव्यू और इत्यादि में पूछ सकता है। देखिए समस्या, एक व्यक्ति छपरा से बक्सर के लिए यात्रा करने निकला ट्रेन से, और अभी पटना पहुंचा नहीं था तब तक उसका बैग चोरी हो गया। वह पटना स्टेशन पर उतरता है, एफआईआर दर्ज कराता है, तब तक वह ट्रेन निकल जाती है। फिर वह दूसरी ट्रेन पकड़कर बक्सर पहुंचता है। अब ऐसी दशा में क्वेश्चन ये पूछा गया कि जांच और विचारण किस न्यायालय को जुरिडिक्शन होगा। इरादे पर महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा। क्या ऐसे व्यक्ति का इरादा पटना में ही यात्रा समाप्त करने का था? अगर नहीं था तो बक्सर तक यात्रा बाद में दूसरी ट्रेन से किया, तो छपरा से लेकर बक्सर तक में जितने न्यायालय पड़ेंगे, सभी न्यायालयों को ऐसे अपराध की जांच और विचारण की अधिकारिता होगी। लेकिन इसी में ये दे दे
कि वह पटना में अपनी यात्रा समाप्त कर देता है, लेकिन जाना कहाँ रहता है उसे? बक्सर। तो बक्सर तक न पहुँचाइएगा जांच विचारण। छपरा से लेकर पटना तक इन दोनों जिलों को लेते हुए बीच में जितने जिले पड़ेंगे इन सभी जिलों के न्यायालयों को ऐसे अपराध की जांच और विचारण का हक होगा, क्योंकि उसका इंटेंशन ये है कि वह पटना में ही अपनी यात्रा समाप्त कर देगा। अब ये आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसके बाद सेक्शन देखा जाए। इसके बाद जो आपका सेक्शन बनता है 184। 184 से कम क्वेश्चन बनते हैं। आपका एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। अब समस्या ये आई कि कुछ अपराध हैं जिनका विचारण एक साथ किया जा सकता है। अब कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिनका विचारण एक साथ किया जा सकता है? तो इसके लिए आपका सीआरपीसी की धारा 218 देखनी पड़ेगी और वहाँ से कवर करना पड़ेगा। देखिए सीआरपीसी की धारा 218 बताती है कि प्रत्येक अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ जो विचारण होगा और आरोप लगेगा, विचारण भी पृथक होगा और प्रत्येक अपराध के लिए आरोप भी पृथक पृथक लगाए जाएंगे। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अगर मामला मेंस में भी आता है, 219 में आ जाए, 220 में आ जाए, 221 में आ जाए और 223 में आ जाए, यानी कि अगर मामला इन चार धाराओं में कहीं सेट हो जाता है तो ऐसी दशा में आपका कई अपराधों की जांच और विचारण एक साथ की जा सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट ट्रायल, संयुक्त विचारण। तो संयुक्त विचारण में आपका जिन जिन न्यायालयों को अलग अलग विचारण करने की क्षमता प्राप्त है, उन सभी न्यायालयों में से कोई भी सभी अपराधों का संयुक्त विचारण कर सकता है। लेकिन संयुक्त विचारण कब होगा ये 184 नहीं बताएगी, बल्कि इसके लिए शुद्ध रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? 219, 220, 221, 223 में। लेकिन ये चारों धाराएं 184 सेक्शन में उल्लिखित हैं। आप देख सकते हैं इन चारों धाराओं का क्या हुआ है उल्लेख। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है 186 से बनता है। यहाँ से भी आपका समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनता है, मेंस में भी बन सकता है, पीटी में भी बनता है। संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा, यानी कि अगर संदेह उत्पन्न हो गया कि किस न्यायालय को जुरिडिक्शन है, या आपका अगर दो या अधिक न्यायालयों को अधिकारिता थी और दोनों न्यायालयों ने एक साथ जांच या विचारण शुरू कर दिया, तो एक अपराध के लिए केवल एक न्यायालय द्वारा ही जांच और विचारण किया जाना चाहिए, एक से अधिक न्यायालयों द्वारा नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी की धारा 186 की रचना की गई है। आइए 186 को देखा जाए। आपका 186 में क्या बातें बताई गई हैं और क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है। देखिए बैरेक्ट आपका, जहां दो या दो से अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं, वहां यह प्रश्न उठता है कि
उसमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, वहाँ वह प्रश्न, यानी कि अपराध एक है, यानी कि जो ऑफेंस किया गया है वह एक है, और दो या दो से अधिक न्यायालयों को अधिकारिता थी, और दो या दो से अधिक न्यायालय उस अपराध का काग्निजेंस ले लेते हैं, संज्ञान ले लेते हैं। तो ऐसी दशा में अब किस न्यायालय द्वारा इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा, इसका निर्धारण निम्न नियमों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए दो नियम 186 में बताए गए हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए पहला नियम, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के सबॉर्डिनेट हैं, एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं, अगर एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं तो हाई कोर्ट द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि किस न्यायालय द्वारा जांच या विचारण होगा। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि पटना के भी न्यायालय को अधिकारिता थी और बक्सर के भी न्यायालय को अधिकारिता थी, और दोनों न्यायालयों ने संज्ञान ले लिया। अब ये देखा जाएगा कि ये जो पटना का अधीनस्थ न्यायालय है और बक्सर का न्यायालय है, ये क्या एक ही उच्च न्यायालय के सबॉर्डिनेट हैं? तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये दोनों अधीनस्थ न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। अतः ऐसी दशा में बक्सर के न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जाएगा कि पटना के न्यायालय द्वारा इसका निर्धारण पटना उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। दूसरा उदाहरण ये आया कि यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के सबॉर्डिनेट नहीं हैं, तब क्या होगा? तो ऐसी दशा में क्लाज बी लागू होगा, और यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय का अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्यवाही सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, यानी कि जिस उच्च न्यायालय के सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालय ने वह क्रिमिनल कार्यवाही सबसे पहले प्रारंभ की थी, वह उच्च न्यायालय यह डिसाइड करेगा कि जांच या विचारण कहाँ किया जाए। ये उच्च न्यायालय जहाँ जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सबसे पहले संज्ञान लिया गया था, यानी कि जांच या विचारण क्या किया गया था, शुरू। इसको देखिए एक उदाहरण द्वारा। मान लीजिए कि पटना के भी अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारिता थी, दिल्ली के भी अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारिता थी। तो ऐसी दशा में दोनों न्यायालयों ने काग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया। अब समस्या ये उठता है कि दिल्ली के न्यायालय ने 1 जनवरी को संज्ञान लिया था और पटना के न्यायालय ने 2 जनवरी को। अब पटना का जो अधीनस्थ न्यायालय है और दिल्ली का अधीनस्थ न्यायालय है, ये एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट नहीं है, बल्कि पटना का जो अधीनस्थ न्यायालय है वह पटना हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं, और दिल्ली का अधीनस्थ न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं। ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि कौन ये डिसाइड करेगा कि जांच विचारण कहाँ हो? तो जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में सबसे पहले कार्यवाही शुरू हुई थी,
वह उच्च न्यायालय निर्धारित करेगा। तो प्रस्तुत उदाहरण में दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालय ने पहले संज्ञान लिया था, अतः दिल्ली उच्च न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि जांच या विचारण पटना के न्यायालय द्वारा हो कि आपका कह सकते हैं पटना के न्यायालय द्वारा किया जाए कि दिल्ली के न्यायालय द्वारा। ये कौन डिसाइड करेगा? दिल्ली उच्च न्यायालय। ये आपका 186 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपका याद रखना है। दूसरा देखिए 187 छोड़ देंगे, फिर 188 से क्वेश्चन बनता है भारत के बाहर किया गया अपराध। यहाँ से भी टिप्पणी में भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए जांच या विचारण का स्थान बताइए। तो आपका जवाब रहेगा भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए जांच एवं विचारण का स्थान सीआरपीसी की धारा 188 के तहत दिया गया है। और आपका इसमें क्या क्या बातें हैं, कौन कौन धाराएं कोरिलेट करनी है, तो पहले कुछ कोरिलेट कर लिया जाए और तब आपका 188 को बताया जाए। देखिए जब भी 188 पढ़िएगा आपको बता दिया जाए कि पहले आईपीसी पढ़ लीजिएगा, आईपीसी की धारा 3 और 4। फिर आपका एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, साक्ष्य अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, लेक्स फोरी पढ़ना पड़ेगा। फिर संविधान भी थोड़ा देखना पड़ेगा, संविधान का अनुच्छेद 245 का क्लाज 2 देखना पड़ेगा हल्का सा। इसके बाद आपका सीआरपीसी में हम देखते हैं, सीआरपीसी में जब आप पढ़िएगा तो इसके लिए आपका जो पढ़ना है सीआरपीसी के तहत 166 ए पढ़िएगा, 166 बी पढ़िएगा, 188 पढ़िएगा, 189 पढ़िएगा, 105 पढ़िएगा और 105 ए। यानी कि जब आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे तो आपका इतने सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। आइए कह करके आपका देखा जाए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं, तब आईपीसी, तब एविडेंस, लास्ट में सीआरपीसी की धारा 188 बताई जाएगी। पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 245 के क्लाज 2 में ये बताया गया है कि ऐसी विधि, ऐसा कानून, ऐसा ला जो भारत के बाहर लागू हो, देखिए आपका पहले कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा कि ऐसा कानून जो भारत के बाहर लागू हो, यह ऐसा कानून बनाने का हक जुडिक्शन केवल और केवल भारत की पार्लियामेंट को प्राप्त है, यानी कि भारत की संसद को प्राप्त है। देखिए आपका माने ऐसा कानून जो भारत के बाहर लागू हो, ऐसा कानून बनाने की जो अधिकारता है वह केवल पार्लियामेंट को है। यानी कि राज्य विधानमंडल, आईएएस प्री में भी पूछा गया है, राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता
जो भारत की सीमाओं के बाहर लागू हो। केवल कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। तो आईपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, एविडेंस हुआ, ये सब कानून चूंकि भारत के संसद ने ही बनाए हैं, हिंदू लॉ हुआ, अतः ये कानून भारत के बाहर भी लागू हो सकते हैं। भारत के बाहर अगर अपराध किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति भारत में दंड का भागी होगा। ये आईपीसी का सेक्शन 3 और 4 कवर करना है। यानी कि भारत से बाहर अपराधों के लिए व्यक्ति भारत में दंड का भागी होगा। ये आईपीसी का सेक्शन 3 और 4 कवर करेगा। साक्ष्य अधिनियम चूंकि लेक्स फोरी है, लेक्स का मतलब ला, फोरी का मतलब फोरम, फोरम का मतलब प्लेस हुआ, यानी कि साक्ष्य अधिनियम स्थान विशेष की विधि है। अतः अगर भारत से बाहर अपराध किया जाता है तो ऐसी दशा में जो भारत में एविडेंस लिया जाएगा वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि साक्ष्य अधिनियम कैसी कानून है? लेक्स फोरी। अब आइए सीआरपीसी। अगर भारत से बाहर इन्वेस्टिगेशन कराना है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ से जारी होगा, अनुरोध पत्र जारी होगा 166 ए के तहत। और अगर विदेश से भारत में अन्वेषण कराना है तो विदेश से भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र जारी होगा 166 बी। इसके बाद आपका अगर भारत से बाहर साक्ष्य एकत्र करना है तो 189 के तहत कमीशन जारी होगा। अब भारत से बाहर आपका जो राज्य हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो रिसिप्रोकल या पारस्परिक या व्यतिकारी राज्य क्षेत्र 105 में है और 105 ए में संविदाकारी राज्य क्षेत्र, यानी कि 105 में व्यतिकारी राज्य क्षेत्र और 105 ए में संविदाकारी राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। अगर भारत से बाहर अपराध किया गया है तो भारत के किस न्यायालय को अधिकारता होगी कि वह ऐसे अपराध का इंक्वायरी और ट्रायल करे? इसके लिए स्पेशल प्रावधान सीआरपीसी की धारा 188 में किया गया है। देखिए 188 क्या बताती हैं। अब आपका बेयर एक्ट कवर करना है। देखिए क्या करके, जब कोई अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यथा, अन्यथा मतलब कि जहाज पर किया गया हो या स्थल पर किया गया हो, लेकिन अपराध किसने किया है? भारत के नागरिक द्वारा। और कहाँ किया गया है? भारत के बाहर किस स्थान पर? आकाश में, जल में, थल में, तीनों पर। या दूसरा कहा जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया गया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपराध किया है जो भारत का नागरिक तो नहीं है लेकिन भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर अपराध किया है, तब ऐसी दशा में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि विदेश में अगर कोई व्यक्ति अपराध किया गया है तो भारत के उस स्थान के न्यायालय को इंक्वायरी और ट्रायल का जुरिडिक्शन होगा जहां वह व्यक्ति भारत में पाया जाए। और ये कल्पना की जाएगी, माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा, उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने भारत के भीतर अपराध किया है। ये
लेकिन एक और पॉइंट है, परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से के बिना नहीं किया जाएगा, तो इसको सीधे बता दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया है और भारत में उसके खिलाफ जांच या विचारण चल रहा करना है, तो पहला नियम जहां वह पाया जाए उसी स्थान के न्यायालय द्वारा जांच या विचारण शुरू कर दी जाएगी। लेकिन एक और प्रतिबंध है, किसकी पूर्व मंजूरी से ही जांच या विचारण उसके खिलाफ होगा, तो ये सतर्क रहना है, किसकी पूर्व मंजूरी से, केंद्रीय सरकार। अब इसका पूरा लास्ट में देख लीजिए, आपका समाप्त होने वाला है। देखिए आपका खुले समुद्र में, जल में, थल में, तीनों याद रखिए, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान। एक उदाहरण आपका बताया जाए, मान लीजिए एक व्यक्ति इंग्लैंड में अपराध करता है, अपराध करके भारत में आता है और वह आपका कह सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर उतरता है और वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कानून ये कहता है कि अगर विदेश में अपराध किया तो भारत में जहां वह क्या हो पाया जाए, तो पटना में पा लिया गया है, तो पटना के अधीनस्थ न्यायालय को यह अधिकारता होगी कि वह ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध जांच या विचारण प्रारंभ कर दे। लेकिन किसकी पूर्व मंजूरी से ही जांच विचारण होगा, तो केंद्रीय सरकार। और लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का 189, भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। तो भारत के बाहर अपराध किया गया है, एविडेंस लेना है, तो क्या जारी होगा, आपका यही पूछा जाता है, तो कमीशन या आयोग जारी होगा। एक लाइन जवाब रखना चाहिए, क्या जारी होगा, आयोग। इस प्रकार इस अध्याय की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, समस्यात्मक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इस अध्याय से सतर्क रहना है। और प्री में भी 6-7 क्वेश्चन आया, मेंस में भी यूपीजे में क्वेश्चन 4 बना था, और बिहार एपीओ में भी चांस हैं कि आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाए। तो अगला क्लास आपका कल चलेगा।